ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, मैं स्वाति जयसवाल, आपकी हिंदी मैडम, के वेंकन्ना जूनियर कॉलेज तारनाका चिंताल से मैं आपको आज माँ मुझे आने दे जो अपनी 3rd कविता है, इसके पहले अपन लोग बरसते बादल, उसके बाद में ईदगाह, और अब अपन यहाँ पे तीसरी कविता जो अपनी इम्पॉर्टेंट कविता है ये बच्चों, माँ मुझे आने दे। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ आपको इसमें पैराग्राफ जो आते हैं 5 मार्क्स के, ये पोयम में से ज़रूर आते हैं। एक जो अपठित पद्यांश और गद्यांश आता है, इस कविता में से ज़रूर आता है कि आपको जो 5 मार्क्स का रहता है, वो प्रश्नों के उत्तर लिखने के रहते हैं जो, तो वो इस कविता में से ज़रूर आता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी मैं आपको समझाती हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक में नोट करते जाएंगे। अगर आपने नोटबुक नहीं ली है तो अपनी टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल लेके बैठिए। जो भी शब्द मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें जो पर्यायवाची शब्द है, पुनर्युक्त शब्द है, या जो भी आपको पैराग्राफ जब दिए जाते हैं उसमें प्रश्न आते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं, वो आप अपनी नोटबुक में ही लिख लो, बाद में उसको फेयर करो, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे ये कविता माँ मुझे आने दे, मृदुल जोशी। अब ये कविता शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये कविता जो है यह सम समाज स्थापित, ये कवित्री जो है मृदुल जोशी, ये देश में सम समाज निर्माण करना चाहती है। सम समाज का मतलब क्या होता है कि लड़का और लड़की को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जो कि हमारे समाज में आप देख रहे हो कि आज भी आप राजस्थान, गुजरात, पंजाब साइड जाएंगे तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज भी लड़कियों की हत्या की जाती है गर्भ में, और उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जाता। जैसा कि आप ये जानते हैं कि लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर मृदुल जोशी जी ने ये कविता बनाई है कि ये कविता में वो कह रही है, एक बच्ची जो अपनी माँ के गर्भ में है, वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है कि माँ मुझे तो इस दुनिया में आने दे, मैं आकर क्या क्या करूँगी तेरे लिए और मैं क्या क्या करना चाहती हूँ। वो अपनी माँ से बार बार ये विनती कर रही है कि मुझे आने दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। यही इस कविता में वो बता रही है। मृदुल जोशी जी हमको ये बताना चाहती है, एक लड़की की जो अपने माँ के गर्भ में है, वो अपनी फीलिंग्स अपनी माँ को बता रही है, वो इस कविता के जरिए मृदुल जोशी जी हमको बताना चाहती है। और हमको ये यहाँ पर ये भी बताया गया है कि लड़के और लड़कियों में क्या भेद किया जाता है, जबकि आज के समाज में तो लड़का लड़की सब एक समान है, पुरुष स्त्री समान है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में महिलाएं, नारियां भी उतनी आगे है जितने पुरुष है। फिर भी इस समाज में आज ये हालत है कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उनको जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कविता बताई गई है, जो मैं आपको आज समझाऊंगी। जो हमारे लेसन के लिए भी इसमें से जो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बुक में नहीं है, जनरल क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पढ़ेंगे कवित्री मृदुल जोशी जी का कवि परिचय।
सबसे पहले अपने को यहाँ पे पढ़ना है मृदुल जोशी जी का कवि परिचय। उसके पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, ठीक है, वो विषय प्रवेश में आपको बताती हूँ। पहले कवियत्री मृदुल जोशी का कवि परिचय। इसके पहले भी मैं बच्चों आपको बता चुकी हूँ कि आप एक सेपरेट बुक बनाओ, सेपरेट बुक छोटी सी, उसमें सारे कवि और कवियत्री के परिचय लिखो, उनकी एक छोटी सी पिक्चर लगाओ और उसमें आप लोग रोज एक बार डेली, क्योंकि हमारे लिए जो 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कवि परिचय कंपलसरी आता है, जो आप अगर ऐसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, या इसको पैराग्राफ भी बना के लिख सकते हो, जो लिख सकते हो। इसीलिए आप एक सेपरेट बुक बनाओगे, डेली उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा। याद रखना कठिन होता है क्योंकि बहुत सारे कवि और कवियत्री के परिचय है, लेखक और कवि सब कुछ है, इसलिए आप एक सेपरेट बुक बनाओ। दिन में एक बार आप उनको पढ़ोगे तो आप नहीं भूल पाओगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन कवियत्री मृदुल जोशी जी के बारे में पढ़ेंगे। मृदुल जोशी जी, उनका जन्म 1960 उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ है। मृदुल जोशी जी का जन्म उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आम आदमी इन दिनों आदि। और इनकी विशेषता क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर लेखक कवि, इनकी एक विशेषता होती है जो अपने कविता में या लेखन में, कहानियों में उनकी एक पहचान होती है जो वो बताना चाहते हैं। तो हमारी मृदुल जोशी जी की पहचान क्या है कि वो नारी चेतना जागृत करना चाहती है। नारी चेतना यानी महिलाओं में नई चेतना, मीन्स उन्हें जागृत करना चाहती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों की रक्षा करना। और जैसे कि उनके लिए आजकल के ज़माने में जो गर्भ में बच्चियों को मार दे रहे हैं, अगर सब औरतें या महिलाएं मिलकर इसके खिलाफ कुछ करेंगी तो शायद ये सब रुक सकता है। या औरत ही खुद अपने गर्भ में एक लड़की को ही मारने के लिए यह काम भी एक महिला ही करती है, वो भी जागरूक होकर ये काम न करे तो भी हम इस देश में बहुत सी बदलाव ला सकते हैं। तो वही मृदुल जोशी जी ये हमको बताना चाहती है, नारी चेतना और सम समाज का निर्माण। उनका उद्देश्य क्या है, नारी चेतना लाना, मीन्स महिलाओं को जागृत करना, और सम समाज मीन्स पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान समाज का निर्माण करना, यह उनका प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों ये समझ में आया आपको कवि परिचय। उनका नाम मृदुल जोशी, जन्म 1960 उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आम आदमी इन दिनों आदि। उनकी प्रमुख विशेषता नारी चेतना और सम समाज का निर्माण करना इनकी रचनाओं का मुख्य विषय होता है। ये कवि परिचय है, ये 4 मार्क के लिए आपको आता है और आप ऐसे ही याद कर लीजिए, पॉइंट वाइज लिखो या पैराग्राफ बना लो, ये आपकी मर्जी है, पर आपको इतनी बातें तो 4 मार्क के लिए लिखनी ही पड़ेंगी। इसके बाद में बच्चों आता है विषय प्रवेश। Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. अब विषय प्रवेश में यहाँ क्या बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। स्त्रियां भी उतनी कार्यकुशल और बुद्धिमान होती हैं जितने कि पुरुष होते हैं, और उनमें भी गुण होते हैं जितने पुरुषों में होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। और कवियत्री कहना चाह रही है कि जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व नारी का भी है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है, और जैसे कि आप जानते हो कि हमारे वेद पुराण और हमारे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें देवी देवताओं में आप देखे होंगे कि देवियाँ ही हैं, तो वो भी एक महिला ही है। तो हमारे जो वेदों पुराणों में महिला की तुलना हम एक नारी को देवी के रूप में मानते हैं। जब हम उसको भगवान के या देवी के रूप में मानते हैं
तो फिर हम उनके साथ गलत काम कैसे कर सकते हैं। देवी से की गई, कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं, और कहा जाता है कि जहाँ नारी होती है वहाँ भगवान रहते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्या देखी जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि सामाजिक विषमता यानी क्या, यही नारी और पुरुष दोनों में भेदभाव करना, कि पुरुष को महत्व ज़्यादा देना, नारी को कम देना, कि वो कमज़ोर है, वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी आज पुरुष की बराबरी नहीं कर रही है। तो ये जो सामाजिक विषमता है नारी और पुरुष की, इनके वजह से ही क्या हो रही है, आज भ्रूण हत्या देखी जा रही है। भ्रूण हत्या भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसी घटनाओं के सामाजिक मानवीय अपराध है, और जो ये घटना हो रही है कि गर्भ में ही बच्चियों को मार देना, ये घटना एक सामाजिक और मानवीय अपराध कहा गया है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। और कवित्री क्या कह रही है कि ये जो अपराध है कि गर्भ में ही बच्ची को मार देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो सामाजिक और मानवीय भी है। एक मनुष्य के लिए भी अपराध है और समाज के लिए भी ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त कर देना चाहिए। पूरा का पूरा इस कविता को लिखने का और हमको बताने का उद्देश्य मृदुल जोशी जी का यही है कि समाज में नारी को बराबर स्थान मिलना चाहिए, नारी जागरूक होना चाहिए, और उन्होंने अपने अधिकार के लिए मांग करनी चाहिए। और एक महिला ही होती है जो अपने गर्भ में अपनी बच्ची की हत्या करती है, तो उस नारी में चेतना लाने की जरूरत है कि उसको ये समझ आनी चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सही राह दिखाने के लिए। तो इस कवित्री ने इसी कविता में हमको यही समझाने की कोशिश की है। बच्चों, जनरल प्रश्न भी आता है कि कविता के माध्यम से मृदुल जोशी जी हमें क्या कहना चाहती है। आपको एक जनरल क्वेश्चन, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कवित्री हमको इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती है। तो आपको यही लिखना है, जैसे कि विषय प्रवेश में बताया गया है कि नारी पुरुष समान होते हैं, समान अधिकार है, और इसके जरिए वो हमको यही नारी को जागरूक करना चाहती है और बताना चाहती है। यही इसमें बताया गया है।